नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नालंदा और बिहार शरीफ और रोहतास के सासाराम में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की शाम यहां एक बार फिर से हिंसा भड़की। नगर थाना इलाके में बम ब्लास्ट किया गया। उपद्रवियों ने ये बम फेंका। शाहजुमा मोहल्ले में फेंका गया है ये बम। बमबारी में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को वाराणसी रेफर किया गया है। दो पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग भी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर के ये घटना जहां पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाहजुम्मा मोहल्ले में बम फेंका गया। 6 लोग करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको वाराणसी बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस बल वहां पर तैनात है और लगातार शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है लोगों से। तो दो पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग हुई, बमबाजी की घटना सामने आई। एक बार फिर से हिंसा भड़की है। और वहीं देखिए, नालंदा की बिहार शरीफ में भी जमकर बवाल किया गया। रामनवमी जुलूस को लेकर एक बार फिर से बवाल हुआ है। दोनों तरफ से यहां पर गोलियां चली है। एक व्यक्ति को यहां पर गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 पुलिसकर्मी इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 स्थानीय लोग भी, यानी कि कुल 4 लोग जख्मी हैं। 1 की मौत हो गई है। 2 पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग हुई और एक बार फिर से बिहार शरीफ में भी बवाल देखने को मिला। रामनवमी जुलूस को लेकर एक बार फिर से हिंसा भड़की, जहां पर 1 की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर नालंदा से। बिहार शरीफ के सभी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसक झड़प और गोलीबारी के बाद कर्फ्यू लगाने की बात सामने आई है। जिला प्रशासन इस वक्त माइकिंग कर रहा है। लोगों को कर्फ्यू की जानकारी दी जा रही है। तो जिस तरीके से हिंसा भड़की है, उसे लेकर एहतियातन के तौर पर कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगभग सभी इलाकों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है और जिला प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग की जा रही है और लोगों को जानकारी दी जा रही है कर्फ्यू को लेकर। तो आपको बता दें कि हिंसा और गोलीबारी के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। 1 की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और सभी इलाकों में लगभग कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार कैंप किया जा रहा है और माइकिंग के जरिए लोगों को कर्फ्यू लगाने की जानकारी दी जा रही है। रामनवमी में जुलूस के बाद एक बार फिर से यहां पर हिंसा भड़की है। कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरीके से जो हिंसक झड़प है वो देखने को मिला। जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई, उसके बाद जो हिंसा है वो भड़क गई और यहां पर कई लोग जख्मी हुए थे। कईयों की गिरफ्तारी भी की गई थी। कई उपद्रवी पुलिस की कस्टडी में थे। लेकिन कल शाम फिर से एक बार हिंसा भड़कती है और 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में करीब 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं एक व्यक्ति को यहां पर गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना के बाद एक बार फिर से एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। कर्फ्यू लगा दिया गया है और माइकिंग के जरिए स्थानीय लोगों को जानकारी दी जा रही है। सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त किस तरीके के हालात है वहां पर? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी। अभी वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? अभी फिलहाल शांत है। जब शाम ढलते ही जो अंधेरा जब पसर जाता है तो जो दोनों पक्ष है एक दूसरे पर जो जान लेकर उतारू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिन के उजाले में तो शांत रहते हैं और शाम होते ही जो इस तरह से उपद्रव मचा देते हैं तो उससे लोगों में दहशत हो जाता है। खास करके पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, डीएम ने भी लोगों से साफ अपील कर रहे हैं कि लोग अफवाह में न आए, किसी तरह के अफवाह से बचें, क्योंकि जिस तरह से अफवाह का जो है, अफवाह के कारण ही इस तरह की घटना घट रही है, उससे लोगों को बचने की अपील कर रहे हैं। जी अभिषेक, जो 4 लोग जख्मी है उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है अभी डॉक्टरों की ओर से? हालांकि डॉक्टर की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 1 की मौत हो गई थी गोली लगने से और 2 लोग और जो है और गोली से घायल हुए हैं, जबकि 1 सिपाही है जो रोड़ेबाजी में घायल हो गए थे। हालांकि उन्हें तीनों का इलाज चल रहा है।
कल शाम जो हिंसा एक बार फिर से भड़की, उसके बाद कितनों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी कोई पुष्टि इस तरह की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों पर देर रात जो गिरफ्तार किया गया है, वो उसके बाद जो है पुलिस अभी छापेमारी भी कर रही है। फिलहाल सुबह से ही जो है सड़कों पर दौड़ रही है और खास करके माइकिंग के जरिए लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए अभिषेक नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल। और देखिए, सासाराम में हुई हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने मंदिर पर पथराव किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इसी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। फुटेज देखिए आप, कुछ उपद्रवी आते हैं और किस तरीके से मंदिर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 31 मार्च को जो हिंसा हुई उसका ये वीडियो है। हिंसा से जुड़ा वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और शनिवार शाम एक बार फिर से यहां पर हिंसा भड़की है। नगर थाना इलाके में बम ब्लास्ट किया गया। उपद्रवियों ने बम फेंका है। सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहजमा मोहल्ले में ये बम फेंका गया है। बमबारी में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को वाराणसी रेफर किया गया है। 2 पक्षों के बीच यहां पर फायरिंग हुई। ये शनिवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस कैंप करते हुए नजर आ रही है। शाहजमा मोहल्ले में कल शाम बम फेंका गया। नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं? पुलिस किस तरीके से कैंप कर रही है? क्योंकि रात में जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरा जो है फोकस शाहजमा मोहल्ले के पास हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक मस्जिद भी है, और जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत वहां मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक छानबीन में ऐसा पता चला, जैसा कि डीएम रात में जो जानकारी दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बम बनाने का कुछ काम इस तरह का चल रहा था और विस्फोट हुआ है। तत्कालिक जांच में एक स्कूटी भी बरामद किया गया है और पुलिस उसके आधार पर छानबीन कर रही है और यहाँ पर जवानों की तैनाती कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि प्रारंभिक जांच में ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि वहां पर पहले से ही बम प्लान किया गया था जो ब्लास्ट किया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक बताई जाती है और उन सभी को वाराणसी रेफर किया गया है और 2 की स्थिति सामान्य है, लेकिन उसे भी वाराणसी भेज दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। अजीत, ये बताइए कि क्या कुछ लोगों की पहचान हो पाई है जिनकी ओर से बम फेंका गया या फिर बम वहां पर प्लांट किया गया? किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पूरे प्रकरण में अभी तक पिछले 3 दिनों में 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 18 को जेल भेज दिया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए रखा गया है। लेकिन रात में जिस तरह से बम फटे हैं उसके बाद जो शहर के बीचों बीच का इलाका है, मिड टाउन का इलाका है और यहाँ ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद दहशत का माहौल शहरी क्षेत्र में हो गया है और पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन अभी भी तनाव पूरी तरह से यहाँ बरकरार है। जी बिल्कुल, चलिए अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, न्यूज 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए। पुलिस लगातार कैंप कर रही है, पुलिस का सहयोग कीजिए ताकि इलाके में एक बार फिर से शांति व्याप्त हो सके। रामनवमी के बाद जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा हुई, जिस तरह से तोड़फोड़ और अगजनी हुई, उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब त्योहार पर हिंसा से जुड़ा इनपुट सरकार को मिला था तो फिर हिंसा हुई कैसे? न्यूज 18 ने भी कुछ ऐसे ही सवालों के साथ पड़ताल की ग्राउंड जीरो से। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी के बाद भड़की हिंसा पर सवाल। हिंसा से जुड़े इनपुट के बावजूद बवाल क्यों? कहां थी पुलिस? क्या कर रहा था खुफिया तंत्र? रामनवमी के बाद जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की, जिस तरह से उपद्रव हुआ, लोगों ने जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की, संपत्ति फूंक डाली गई, वो हुआ कैसे? कैसे इतने बड़े पैमाने पर बवाल हुआ, वो भी तब जब सरकार को, प्रशासन को हिंसा से जुड़ा इनपुट खुफिया तंत्र से मिला था। आखिर क्यों प्रशासन के लोग सतर्क नहीं हुए और इतना बड़ा बवाल हो गया? इन्हीं सवालों को खंगालने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंच गई नालंदा के ग्राउंड जीरो पर। कि हम कहने को 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी भावनाओं पर हम काबू नहीं पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं पा रहे हैं
और देखिए यहाँ पर ये वर्कशॉप था और यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब जो जिसको मन में आया उसने किया। पुलिस रही मुखदर्शक, प्रशासनिक नियंत्रण का रहा अभाव। अब अगर सवाल यही है कि अगर इंटेलिजेंस को पहले से इन चीजों की, अब जिलाधिकारी नालंदा ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग मंगाए गए थे, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसको क्या इस बात की भनक नहीं मिली? खासकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से और मुख्य सचिव के स्तर से तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। जी, प्रशासन की वजह से ऐसा हो गया। जो प्रशासन अपने ड्यूटी कड़ा करते तो इसमें नहीं होता सर। लगभग 50 को थे सर। 50 लोग, सब नौजवान थे, 18-22 की उम्र के लगभग। रामनवमी में हर साल जुलूस निकाला जाता है। छिटपुट घटनाओं की आशंका बनी रहती है। खुफिया विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके प्रशासन का रवैया लचर रहा। सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि आखिर शहर का माहौल अचानक से तनावपूर्ण कैसे हो गया। प्रशासन भले अब जांच की बात कह रहा हो, उपद्रवियों को पकड़ने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन नालंदा और सासाराम की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि चूक कहां हुई। न्यूज 18 के लिए नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़ीरामपुर में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गांव में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मारपीट और पथराव शुरू हुआ तो वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद सूचना पर एसडीओ सदर यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ सदर राजेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बलपूर्वक हालात को कंट्रोल किया गया। फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो आप तस्वीरें देखिए, वर्चस्व को लेकर यहां पर जमकर मारपीट की गई। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। अधिकारियों ने हालात को कंट्रोल किया और फिलहाल वहां पर शांति है। बड़ी खबर समस्तीपुर से स्वर्ण कारोबारी से लूट की वारदात सामने आई है। 35 से 40 लाख के आभूषण की लूट की गई है। दुकान बंद कर जो कारोबारी है वो उस वक्त घर जा रहा था, तभी ये लूट की वारदात हुई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। सिंघिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जानकारी मिल रही है कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के पिपरा घाट इलाके में बीती रात एक स्वर्ण कारोबारी के साथ लूट की बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। व्यापारी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी घात लगाए 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर उससे करीब 800 ग्राम के स्वर्ण आभूषण लूट लिए, जिसकी कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर पुलिस लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सर, हम दुकान बढ़ा के जा रहे थे 8:30 बजे और घरारी के आसपास अपाची बाइक से। घरारी किस जगह? घरारी किसको बोला जाता है? श्मशान घाट से थोड़ा आगे वहीं पे छीन लिया सर। 3 लड़का थे, आप सब तीनों गोली बंदूक से। कितना का होगा? 800 ग्राम सर सोना था। कितना कीमत उसका? 40 लाख के करीब। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना पहुंचने के साथ ही बीजेपी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। पटना के होटल मौर्या में ठहरे अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें बिहार के हालात और राजनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद सासाराम और नालंदा की हिंसा को लेकर राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। सुनिए। नहीं, अपने आप में हास्यास्पद है। ये लग रहा है कि सासाराम के अंदर एक पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर लेकर बोल रहा है कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार 144 लगाया जाता है, और दूसरी ओर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या फिर बड़े राजनीतिक नेता हैं सरकार के, वो बोल रहे हैं कि 144 नहीं है। अब ये दोनों बातें आपके टेलीविजन पर देखने के बाद लगता है कि आपको भी लगता होगा, क्योंकि आप ही टेलीविजन पर इसको दिखा रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। अमित शाह जी ने क्या कहा इन चीजों पर? आप लोग अमित शाह जी, इस पर कोई चर्चा नहीं, तो अनौपचारिक हम लोग बैठे थे, इस पर कोई चर्चा। कल नवादा में कार्यक्रम है और वहाँ कल सभा होगी।
ये नीतीश कुमार का राज है, जहां अधिकारी भी ठीक ही कहा हमारे सम्राट जी ने कि अब पहले तो अपने थे पलटू राम, अब अधिकारी भी हो गया पलटू राम। तो नवादा में कल का कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक रहेगा? क्योंकि एक जगह जो हालात हुए उसके कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। नवादा में सब चीज ठीक ठाक रहेगा? हमें पूरा विश्वास है कि इस सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है, ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है और इसके कारण हिंदुओं को सासाराम में और नालंदा में वो कह रहे हैं कौन देखेंगे। अरे देखेंगे क्या? आपकी हिम्मत होगी, आपके राज्य में क्यों नहीं होगा? आपके जिला हो या सासाराम हो या नालंदा, गांव की कहावत है मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। और चलिए इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह का शिलान्यास कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। एसएसबी कैंप दीघा में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसे रद्द कर दिया गया। एसएसबी भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम था। जमीन अधिग्रहण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसी वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया है। बीजेपी कार्यालय में अमित शाह जो है वो नेताओं से मिलेंगे। शाह का शिलान्यास कार्यक्रम रद्द किया गया। एसएसबी कैंप दीघा में यह कार्यक्रम रखा गया था और जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं होता है। उनकी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही होती है और उन्हें कुछ पता नहीं होता है। सरकार ने तो उनको छुट्टी ही दे दिया, आके आराम कर रहे हैं। कल फिर 2 बजे तक आराम करना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो भाजपा के लोगों को काम भी करने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अरे नीतीश जी को पता भी अरे नीतीश जी को पता भी नहीं होता है। बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ पता होता है? उनको पता ही नहीं रहता है। हमको नहीं लगता है। उनको यदि पता होता तो वो बताते कि उनकी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है और नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। तो जैसा मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार का क्या हो सकता है? और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। रविवार को सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर सासाराम में जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद बीजेपी ने अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि अमित शाह नवादा के कार्यक्रम में शामिल जरूर होंगे। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी सियासत जो है वो तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बहुत सारा संदेह की संभावना है और जब जांच होगी तो ऐसे फैक्ट सामने आएंगे। बंगाल और बिहार में अभी कोई अंतर नहीं है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है। ये कई फालतू बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 अप्रैल को सासाराम में होने वाली सभा रद्द कर दी गई है। अमित शाह केवल नवादा में ही रैली करेंगे। बीजेपी ने सासाराम में हिंसा के चलते धारा 144 लगाए जाने के बाद ये फैसला लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रदेश सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। सासाराम में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा से लोगों में अब भी दहशत है। कई इलाकों में पुलिस की गश्ती दल तैनात है, लेकिन हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को स्थगित किए जाने पर कहा, वे क्यों नहीं आ रहे ये वे ही जाने।
बिहार सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है, सतर्क है। गलत बात है, वो बात गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को हिंसा के मामले पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अब बिहार और बंगाल की सरकारों में कोई फर्क नहीं। ममता बनर्जी हो गए कि ममता बनर्जी बंगाल में भाषण देती हैं कि आज रमजान का महीना चल रहा है, कोई हिंदू जुलूस लेकर के इस रास्ते से न जाए, उस रास्ते से जाए। ये बंगाल और बिहार में अभी कोई अंतर नहीं है। बंगाल अब मुझे लग रहा है जो माहौल बन गया है वो बंगाल हिंदुओं को पलायन करने के सिवा अब कुछ नहीं बचा है ममता के राज में। वैसे आरोप प्रत्यारोपों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 7 महीने में चौथी बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। भले ही अमित शाह केवल नवादा में ही रैली करेंगे, लेकिन हिंसा के मुद्दों के बीच शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्म जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बड़ी खबर लखीसराय से सामने आ रही है, जहां हरियाणा के कारोबारी से 50 लाख की ठगी की गई है। झारखंड में कोल माइंस में ठेका दिलाने के नाम पर फ्रॉड किया गया। लखीसराय के सुकुल साव पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। मामले में रेल पुलिस के 4 जवान सहित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। झाझा रेल थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो 50 लाख की ठगी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। हरियाणा के कारोबारी से झारखंड में कोल माइंस में ठेका दिलाने के नाम पर फ्रॉड किया गया। लखीसराय के सुकुल साव पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया है और इस पूरे मामले में रेल पुलिस के 4 जवान सहित 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजधानी पटना में विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के फ्रेजर रोड स्थित एक कंसल्टेंट एजेंसी से जुड़ा है, जिस पर बेरोजगार युवकों ने लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवकों का कहना है कि नौकरी के नाम पर पैसा लेने के बावजूद एजेंसी के लोग झूठ बोलने और फर्जी दस्तावेज देने पर तुले हुए हैं। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि स्थानीय कोतवाली थाना लिखित आवेदन देने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई करने से हिचक रहा है। बीते 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरा बड़ा मामला है जब प्रदेश और उसके बाहर के लोगों से इस तरह की ठगी सामने आई है। हम मेडिकल कराए और पासपोर्ट दिए, पासपोर्ट देके उसके बाद से वो बोला कि ठीक है आप जाइए, आपको 40 दिन के अंदर वीजा आ जाएगा। हम लोग के पास वीजा भेजा गया तो इराक का वीजा है, बोलते हैं कि यहाँ शो नहीं करता है। एम्बेसी में भेजा गया, वहाँ नहीं शो किया, उसके पहले पैसा डलवा लिए। कितना? हम लोग के पास 30,000 रुपया का डिमांड किए हो। हम बोले कि ठीक है आप हमको भेजिए। उसके बाद से इनका हम लोग फोन किए, बोलते हैं कि कल फ्लाइट कराएंगे, परसों कराएंगे, आप इतने तारीख को आइए, उतना तारीख को आइए। उसके बाद से हाँ रोज 3-5 टालाते रहे। पुलिस थाने में हम लोग गए, वो लोग भी मैंने एसपी जो थे कि 2 रखा थे, मेरे को मालूम नहीं है, मगर वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है। तो काहे के लिए पुलिस खोल के रखा है। और देखिए, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में अलग से कोविड डेडिकेटेड वार्ड एक बार फिर से तैयार कर दिया गया है और मेडिकल टीम का भी यहां पर गठन कर दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक की अगर माने तो केसेस बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 35 बेड को डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में राज्य के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और डेडिकेटेड कोविड वार्ड भी तैयार हो गया है। तो इस वक्त हम आईसीयू वार्ड में हैं और देख सकते हैं तमाम अस्पताल कर्मी हो या फिर अधिकारी हैं, वो
निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। यानी अधीक्षक ने एक मेडिकल टीम का गठन भी कर दिया है, जिसमें हेल्थ मैनेजर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, तमाम लोग हैं। यानी किसी भी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पीएमसीएच फिलहाल तैयार है। देख सकते हैं कि वेंट युक्त जो आईसीयू है आपके सामने है और बेड तैयार है। अगर किसी भी मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि होती है और वो सीरियस होता है तो पीएमसीएच एडमिट ले सकेगा। सीधे हम बात करेंगे, यहाँ के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर। किस प्रकार की तैयारी की गई है? पूर्व में भी हम लोग तैयारी अच्छी तरीके से किए थे। सेकेंड फेज में काफ़ी हम लोग के काफ़ी क्रिटिकल था, लेकिन अच्छे से हम लोग मैनेज किए। अभी हमारे यहाँ तत्काल जो है सो सरकार के निर्देशानुसार 35 बेड है, जिसमें 25 बेड पर आईसीयू है। आईसीयू का मतलब होता है कि वेंट और मॉनिटर है, और डॉक्टर लोगों का जो है सो हमने रोस्टर बना दिया है। सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, कंट्रोल रूम हमारा है, चल रहा है। के निर्देश में सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं और यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी सर लोग का लगा ही हुआ है। और अभी पेशेंट अब आएंगे तो फिर जो उनके साथ चैलेंजेस आएगा सामने तो फिर हम लोग सर को बताएंगे। वैसा हर शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी गई है, मैनेजर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की, इवन डॉक्टर्स की रोस्टर बन गया है, सारा कुछ तैयार है। जो पुराना अनुभव रहा है आप लोगों का, एक जो चैलेंज आप लोगों ने फेस किया है, क्या लग रहा है आसानी से आप लोग अब ट्रीटमेंट कर पाएंगे? हाँ जी, अभी तो हम लोग ट्रेंड हो गए हैं, पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, तो अभी ठीक है। इस बार हम लोग तैयार हैं पहले से। तो निश्चित रूप से पीएमसीएच के अलावा बाकी जो बड़े अस्पताल है वहां पर भी इसी प्रकार से तैयारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।